अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आल वालेकुम। वेलकम टू आल फॉर फर्स्ट डिस्कशन ऑन फंक्शन एनालिसिस। सो हम फंक्शन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी फंक्शन एनालिसिस में, जैसा कि हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कुछ चीज़ें जो हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी फॉर पीपीएससी, वो भी हम चीज़ों को डिस्कस यहाँ पर करेंगे, क्योंकि कुछ थ्योरम जो हैं वो हम 4-5 चैप्टर से भी लेंगे, कुछ डेफिनेशन जो हैं। तो फिलहाल हमारी डिस्कशन का जो पार्ट है वो है मीट्रिक स्पेस। अब हम लोगों ने इससे पहले टोपोलॉजी का कोर्स पढ़ा हुआ है। टोपोलॉजी के कोर्स में ऑलमोस्टली हमने ये चीज़ें जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उनको हमने सबको वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, मतलब अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो मीटर स्पेस को भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि टोपोलॉजी की जो बेस है वो मीटर स्पेस पे है, तो हमने मीटर स्पेस को वहाँ पर भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो फंक्शनल में एमसीक्यू ज़्यादातर आते हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन 1 के साथ है, तो 1 को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो आप देखेंगे ना वहाँ पर डिमेंशन और क्लोज्ड स्पेस का जो तल्लक है वो चैप्टर नंबर 2 के साथ होगा। तो इसको इसलिए अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हम लोग जब वहाँ पर डिस्टेंस को डिफाइन करवाएंगे नॉर्म स्पेस में, तो उसमें मीटर की ही यूज़ होगा, तो इसमें हम अच्छी तरीके से इसको करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है हमारे पास, चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, मीट्रिक स्पेस। तो हमारे पास जो फंक्शन सॉरी रियल एनालिसिस में जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि फंक्शन डिफाइन करवा रहे होते हैं, तो हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होता है जो आर टू आर होता है रियल एनालिसिस में, या हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो किसी सेट बी से आर की तरफ होता है, वेयर बी इज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो ये हम कह रहे होते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। सिमेट्रिक स्पेस जो होता है, इस ये भी बेसिकली एक फंक्शन होता है, जिसको हम इस फंक्शन का नाम हम स्पेशल रखते हैं कि इस फंक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, दैट इज डिस्टेंस फंक्शन। अब डिस्टेंस फंक्शन का काम क्या होता है कि अगर हम दो एलिमेंट्स को लें, आपस में ऑपरेट करें साइड में से, और ये जो डिस्टेंस फंक्शन होता है ये उसको किसी कहाँ भी ले जाता है, आर पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या ज़ीरो हो सकता है। आपने इसके 4 एग्जीम भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मीटर स्पेस जो है, मीटर स्पेस इज अ पेयर। पेयर ये वाला आपके सामने है, एक्स डी, वेयर एक्स इज अ सेट होता है, और डी बेसिकली क्या होता है, मीट्रिक ऑन एक्स। मीन इसको हम डी को कहते हैं कि ये एक फंक्शन है, जब फंक्शन और सेट आपस में मिल जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास स्पेस जो बन जाती है ये मीट्रिक स्पेस बन जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से वो कहता है कि हम एक्स क्रॉस एक्स को ऑपरेट करते हैं, तो वो दोबारा किस में चला जाता है, हमारे पास एक्स का ही एलिमेंट आता है। अच्छा, उसके बाद पहला है कि डी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ फाइनाइट क्या करने वाला तो हो गया है यार। मुझे मुझे सुनाया तूने सबक कब? थोड़ी देर तक जब टाइम खत्म हो जाना घर नहीं चले सर जाना जी, है। घर जाने पहले। हाँ तो घर जाने से पहले जब मैं कहता हूँ फिर ही सुनाने आते हैं, आपने आपको भी आया। अच्छा, डी रियल वैल्यूड फंक्शन बना होता है। बना। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लिया करें, ये रिक्वेस्ट ही समझ में। अच्छा, असल में है तो सही है, मेरे पास यहाँ प्राइवेसी में कर सकता हूँ ऑफ, बट ये है कि फिर क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, M2 जो है उसमें ये है कि अगर हमारे पास एक डिस्टेंस 2 पॉइंट्स का जीरो हो जाए तो फाइंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। M3 जो है इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, और M4 जो है इसको हम ट्राइंगल इनक्वालिटी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जब वहाँ पर हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि सीडोमीटर क्या होती है। ठीक है, सीडोमीट्रिक स्पेस। सही, तो किसी को याद है सीडोमीट्रिक स्पेस में क्या फ़र्क होता है, किस जो एक्सियम है उसमें फ़र्क आता है, और वो जो स्पेस है वो सीडो बन जाती है। आपको पता है कि एवरी जो मीट्रिक स्पेस होती है वो सीडो होती है, बट सीडो जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि मीट्रिक स्पेस हो। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कम कर दें तो वो हमारे पास सीडो बन जाती है।
ब्रैकेट में इफ एंड ओनली की M कंडीशन नहीं होती। एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ नहीं होता। क्या होता है हमारे पास सीडो में M2, अगर हम M2 की ही बात करें तो सीडो में क्या होगा? मेन के दो एलिमेंट ना भी इक्वल हो, जीरो हो सकता है। मीन के हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो है अगर दो पॉइंट्स का जीरो है तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई। या हमारे पास ये जो मैंने इंप्लाइज किया है या ये उलट लगेगा, इधर को आएगा। अब ठीक है, ये पहले ठीक था। इन दोनों में से कौन सा इंप्लाइज ठीक है? कि दो पॉइंट्स अगर बराबर होते हैं तो उनका डिस्टेंस जीरो आता है, और अगर किसी पॉइंट दो पॉइंट का डिस्टेंस जीरो आ जाता है तो ये इंप्लाइज नहीं करता कि वो दोनों पॉइंट्स बराबर है। तो ये वाला इंप्लाइज नहीं ठीक होगा जो अभी लगाया, जी ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन को याद रखें कि एवरी मीटर स्पेस इज अ सीडो बट सीडो इज नॉट मीटर स्पेस। अच्छा, और रिजल्ट भी वहाँ पर हमने काफ़ी पढ़े थे कि अगर हमारे पास सीडो हो प्लस हमारे पास टी नोड हो तो वो हमारे पास कौन सी स्पेस बन जाती है? वो मीटर स्पेस बन जाती है। तो ये हमने वहाँ पर चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने वहाँ पर भी सब स्पेस का जिक्र किया था, तो यहाँ पर भी वही बात है कि हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं क्योंकि हमारे पास जब भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम डिस्टेंस देख रहे होते हैं कि कौन सा डिस्टेंस डिफाइन करवा रहे हैं। आपको पता है कि ये जो रियल लाइन पे हमने डिस्टेंस डिफाइन करवाया है, ये करवाया है एक्स माइनस वाई की मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। तो अब जब हम इसको टोपोलॉजी में लेकर जाते हैं तो इस पर जो टोपोलॉजी बनती है वो भला कौन सी बनती है? ये जो सामने डिस्टेंस लिखा हुआ है, याद है किसी को? यूजल। इस पे हमारे पास कौन सी बनती है? यूजल टोपोलॉजी बनती है। और ऐसी टोपोलॉजी होती है कि जिसमें हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, आर होता है, और हमारे पास ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो ये टोपोलॉजी इसमें बन रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर, ठीक है। यूक्लिडियन स्पेस जो होती है ये हमारे आर स्क्वायर पे होती है, तो वह यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये इस तरीके से डिफाइन होता है। वैसे भी आप जब पढ़ते हैं कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हम निकालते हैं प्लेन में, तो हम कॉम्प्लेक्स में भी तकरीबन यही फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, और यहाँ आर स्क्वायर में भी यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली तो ये यहाँ इस पे जब हम बनाते हैं टोपोलॉजी आर स्क्वायर पे, तो यहाँ पर जो इसकी बाल बनती है उसमें भी हम जब टोपोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे तो क्या बनती है हमारे पास? एक ओपन, ये क्या आती है? ओपन डिस्क आती है, ठीक है। लेकिन ये भी डिस्टेंस आर स्क्वायर पे ही है, ये भी आर स्क्वायर पे डिस्टेंस है, ये भी आर स्क्वायर पे डिस्टेंस है। बट यहाँ पर जब हम लोग बना रहे होते हैं बाल तो हमारे पास फिर जो बाल होती है वो कैसी बन रही होती है? वो डिस्क नहीं बन रही होती, बल्कि क्या बन रही होती है? याद है किसी को इस डिस्टेंस पे क्या बनती है बाल कौन से? ठीक है, अगर आप इस यहाँ पर बाल बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ओपन स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, ओपन स्क्वायर। तो ये बात को याद रखना कि जो ही हम डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो हमारी जो बाल्स हैं वो क्या बन जाती हैं? डिफरेंट बन जाती हैं, ठीक है। ऊपर वाली यूजुअल उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और नीचे वाला हमने फिर से डिस्टेंस सेम डिफाइन करवाया है, और ये एक नई मीटर स्पेस बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थ्री डिमेंशनल में क्या होता है? जिसमें थ्री टपल्स आ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास थ्री डिमेंशनल में क्या आ जाता है कि हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस बेसिकली थ्री टपल्स के दरमियान लेंगे ना। यहाँ पर भी तीन पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी तीन पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने दो पॉइंट्स बेसिकली उठाए हैं आर क्यूब में से। तो आर क्यूब में किस तरह के पॉइंट होंगे कि जो इस तरीके के होंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम इनका डिस्टेंस लेंगे तो वो सेम टू सेम उसको जनरलाइज किया है आर स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा म्यू वन, सॉरी, जाई वन माइनस म्यू वन का स्क्वायर, जाई टू माइनस म्यू का स्क्वायर। तो ये चीज़, तो ये डिस्टेंस ऑलवेज या तो जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा। इसी तरह से यही डिस्टेंस को जब हमने यूक्लिडियन स्पेस आर एन और सी एन के लिए हमने किया तो ये हमारे पास डिस्टेंस उसी तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये सबको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरीके से डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा।
अच्छा, उसके बाद आती है हमारे पास। अच्छा, अब हमारा जो फर्स्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट 3-4 पेजेस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फार्मूलेशन डिफाइन करवाई है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस को डिफाइन करवाया गया है, और मुख्तलिफ स्पेसिस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो यही स्पेसिस को हम आगे यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने अभी तक जो स्पेस पढ़ी है वो रियल लाइन पे पढ़ी है, आर स्क्वेयर पे पढ़ी है, आर क्यूब पढ़ी है और आर एन पढ़ी है। तो अभी हम न्यू स्पेसिस पे, जाहिर बात है जब नए नए स्पेसिस में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर डिस्टेंस भी डिफरेंट होंगे। जैसे कि हमने अभी एल इंफिनिटी पढ़नी है, इसके बाद हमने बाउंडेड स्पेस पढ़नी है, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेस पढ़नी है, फिर हमने एल एल पी स्पेस पढ़नी है। तो ये जब हम स्पेसिस को पढ़ेंगे तो इनके अंदर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिस्टेंस डिफरेंट होंगे तो जाहिर बात है उनके आंसर्स वगैरह भी डिफरेंट आएंगे। अब यहाँ पर एन इन्फिनिटी, सबसे पहले तो ये समझें कि जैसे हम आर पढ़ रहे थे, तो आर को आपको पता वो रियल लाइन थी। अब रियल लाइन में आपको पता है सिंपल क्या आते हैं, अगर आप बात करें तो पॉइंट्स आते हैं, मतलब x1 आ जाएगा आर में, या x2 आ जाएगा। जब आप आर स्क्वेयर में गए तो आपके पास पॉइंट आया था x1 x2, ऐसे ही आया था ना एक पॉइंट ये। और जब आपने दूसरा पॉइंट लिया तो वो आया था y1 एंड y2। अब आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या फाइंड किया था, डिस्टेंस फाइंड किया था, सही। लेकिन आपके पास सीक्वेंस स्पेस एल इंफिनिटी जो होती है, बेसिकली आपने ये देखना है कि इस सेट में होता क्या है, ठीक है। कि जैसे आर के अंदर पॉइंट्स होते हैं, आर स्क्वेयर के अंदर आर स्क्वेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, आर थ्री में थ्री टपल्स की फॉर्म में होंगे। तो इसमें एल इंफिनिटी में एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, इन चीज़ों को देखना है, सही। अच्छा, ये अपने आप को प्लीज नोट कर दें। ठीक है, तो एल इंफिनिटी स्पेस होती क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें अगर हम एक सेट एक्स लें, तो द सेट ऑफ ऑल बॉन्डेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी भी बॉन्डेड सीक्वेंस हम लेते हैं वो इसका पार्ट होती है। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज अ सीक्वेंस। मीन के आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एल इंफिनिटी की एक स्पेस बनाए ना यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा इस ब्रीफली थोड़ा सा इसको बयान करता हूँ। यहाँ जाई वन इसका एक एलिमेंट है, जाई टू इसका दूसरा एलिमेंट है, जाई थ्री तीसरा है, जाई फोर एंड सो ऑन, ठीक है। ये अब आपने यहाँ पे दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ से दो एलिमेंट्स के डिस्टेंस से क्या मुराद होगा, क्या आपने यहाँ दो सीक्वेंसेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। समझ आई इस चीज़ की। तो सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले तो यहाँ पे सीक्वेंस होती है एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सही। अब मुझे कोई यहाँ बताए, कोई पार्टिसिपेंट बताए कोई ऐसी कम्प्लेक्स सीक्वेंस बताएं कि जो बॉन्डेड हो। बता सकते हैं कोई ऐसी कम्प्लेक्स सीक्वेंस बताएं कि जो हमारे पास बॉन्ड, वैसे चले बॉन्डेड को छोड़ें, वैसे कोई कम्प्लेक्स सीक्वेंस बता दें या रियल सीक्वेंस बता दें। रियल तो 1/n हो सकती है बॉन्डेड। अच्छा, अगर हम बात करें 1/n, ठीक है, ये वाली, तो 1/n जो है ये बॉन्डेड है, ठीक है, अगर रियल में बात की जाए तो। लेकिन अगर कम्प्लेक्स की कोई ऐसी सीक्वेंस बताएं, ठीक है, कम्प्लेक्स में कोई सीक्वेंस बताएं कि कम्प्लेक्स में सीक्वेंस होती किस तरह की है, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कम्प्लेक्स में सीक्वेंस। देखिए ना, रियल में आप इस तरह से डिफाइन करवा रहे होते हैं, ए एन इज इक्वल टू 2n-1, इस तरीके से, अगर आपको याद हो, बी एन इज इक्वल टू 3 पावर n-1, ये सारी सीक्वेंसेस हैं। तो कम्प्लेक्स में सीक्वेंस किस तरह की होगी। नो, ठीक है, अगर आप एक सीक्वेंस ले लें,
जिसमें हमारे पास जी एन हो, क्या हो हमारे पास जी एन, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से ले लें जी एन को कि ये हमारी जो सीक्वेंस है इसको ले लें फॉर एग्जाम्पल 2n प्लस आईटा 3 आईटा। तो क्या मुझे बताएं कि ये कम्प्लेक्स सीक्वेंस है ये वाली? तो आप कह सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स सीक्वेंस है, ठीक है। अगर आपको पता है किसी कम्प्लेक्स सीक्वेंस का अगर हम इमेजिनरी पार्ट जो है उसको अगर जीरो ले भी लें तो वो हमारे पास रियल बन जाता है, लेकिन रियल को भी हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है हर रियल नंबर भी कम्प्लेक्स नंबर होता है, सही हो गया। तो आप यहाँ पर असल में जो सीक्वेंसेस लिखवा रहे हैं ये असल में रियल हैं, बट इसको कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये जो मैंने आप लोगों के सामने सीक्वेंस रखी है ना ये वाली, तो अगर आप इसकी बात करें कि ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इस सेट में वो वाली सीक्वेंसेस लेनी है कि जो क्या हो, बाउंडेड हो, ठीक हो गया। मतलब अब यहाँ क्वेश्चन एक आता है कि क्या हम लोग, ठीक है, सीक्वेंस या तो हमारे पास कन्वर्ज करती है या हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है, सही हो गया। अब आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस, बट जो बॉन्डेड सीक्वेंस होती है जरूरी नहीं होता कि वो हमारे पास क्या हो, कन्वर्जेंट हो, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, बट बाउंडेड इज नॉट नीड टू बी शो कि वो हमारे पास क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस लें, ठीक है। बाउंडेड है तो इसका मतलब है वो हमारे पास कन्वर्जेंट भी हो सकती हैं और डाइवर्जेंट भी हो सकती हैं। तो अब इस सीक्वेंस इस चीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास जो सीक्वेंस हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई क्या एग्जिस्ट कर रहे, सब बाउंडेड और अनबाउंडेड का, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक सीक्वेंस ले लें जिस तरह से हमने लिखी थी ए एन इज इक्वल टू 1/n। तो अगर आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस तरह से भी हम चेक करते हैं, अगर आपको याद हो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो लिमिट पॉइंट है जिसको सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है उससे डिस्टेंस अगर जीरो आ जाए तो फिर भी आप कहते हैं कि वो जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अच्छा, अब बाउंडेड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जैसे कि अगर आप यहाँ लिखते हैं ना एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, तो 1/n जो है ये बाउंडेड है, इसका आंसर जो है वो लेस देन 1 होगा, तो आप इसको कहते हैं कि ये बाउंडेड है हमारे पास। क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो ये बॉन्डेड होगी। लेकिन अगर बॉन्डेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप जैसे कि यहाँ पर एक सीक्वेंस है एक्स एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन, ये क्या है, क्या ये बॉन्डेड है? क्योंकि अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं एक्स एन की तो ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगी, 1। तो क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये वाली? नो सर। ठीक है। नो। तो इसी तरीके से ये हम कन्वर्स की बात कर रहे थे। अच्छा, अब हमारा मेन काम ये है कि हमने गौर करनी है कि इस सीक्वेंस, इस एल इंफिनिटी में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किस तरह से डिफाइन है। तो ये बात को ज़रा देख लें कि अगर हम एक सीक्वेंस लें माइनस दूसरी सीक्वेंस की अब्सोल्यूट वैल्यू लें और उसका सुप्रीमम ले लें, ठीक हो गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सीक्वेंस समझाने के लिए, अगर एक ज़ाई 1 ले लूं, उसमें मैं ले लूं 1 ले लूं -1 ले लूं 1 ले लूं -1 ले लूं, ऐसे चलता रहे, ठीक है। और ज़ाई 2 मैं दूसरी सीक्वेंस ले लूँ, वो मैं कुछ इस तरीके की ले लूँ जिसमें आ जाए 1 आ जाए 1 1 1, ये एक आपको पता है कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, समझ रहे हैं ना। अब हमने क्या करना है कि हमें डिस्टेंस जब फाइंड करना है तो हमने ये 1 -1 क्या आ जाएगा 0 -1 और -1 क्या आ जाएगा -2, बट आप लोगों ने उसका क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी 2 -1 और 1 -1, ठीक है। तो ये माइनस फिर 2 आ जाएगा। तो अब जब इसका सीरीज का आप सुप्रीमम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या डिस्टेंस आएगा आपके पास, 2। 2 आएगा। तो 4 ये सर। आपके पास डिस्टेंस है। तो
मतलब बात याद रखने का मकसद ये है कि आपने यहाँ याद रखना है कि डिस्टेंस क्या डिफाइन है यहाँ पे, क्योंकि यही तो चीज़ें जो हैं यही पेपर में आती हैं। आपको अंदाज़ा होगा अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज देखे होंगे पिछली दफ़ा, तो ये डिस्टेंस के रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं ज़रा, हम पढ़ते हैं फंक्शन स्पेस सी ए बी ये क्या होती है। तो पहले तो हम समझते हैं कि इस सेट में हमारे पास एलिमेंट्स क्या आएंगे। तो हमारे पास अगर हम एक सेट एक्स ले लें तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन विच आर फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट रियल वैल्यूड टी एंड आर डिफाइंड ऑन द कंटिन्यूअस ऑन गिवन क्लोज इंटरवल ए बी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ प्लेन बनाऊँ और यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए बी ले लूँ, सही हो गया। अब आपको पता है कि अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमने इंटरवल ए बी के दरमियान जितने भी क्या हमारे पास आते हैं कंटिन्यूस फंक्शन आते हैं, ये उनकी स्पेस है। कि हमने जब इसमें सेट बनाना है तो हमारे पास जो एक फंक्शन होगा जिसको मैं फर्स्ट फंक्शन कह रहा हूँ और दूसरे को सेकंड फंक्शन कह रहा हूँ और थर्ड फंक्शन कह रहा हूँ, तो ये बेसिकली हमारे पास एक सेट बन जाएगा। तो जब सेट बनेगा तो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए और बी के दरमियान जितने भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस आ रहे हैं। सी ए बी से मुराद यही है। उनका डिस्टेंस हम किस तरह से डिफाइन करवाते हैं, हम कहते हैं कि हम दो क्या पकड़ लेते हैं, फंक्शंस को पकड़ लेते हैं जो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टी पे डिपेंड कर रहे हैं। इस बात की समझ आ रही है। आपको पता है कि यहाँ पर कोई फंक्शन अगर पड़ा होगा तो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा पीछे। और आपको पता है जब हम प्लेन पे फंक्शन बना रहे होते हैं, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपको पता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, नंबर वन एक्स की, नंबर टू वाई की। सही, इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, इसको डिपेंडेंट कहते हैं। बट यहाँ पर वो दो पॉइंट्स को एज अ एक्स एंड वाई ले रहा है, इसलिए उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया है यहाँ पे, टी लिया है। तो कोई बताएगा जो टी होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो तो ऊपर नहीं है, वो कहाँ पे लाइज करेगा, वो तो हमेशा कहाँ पे लाइज करेगा, यहाँ पे रियल लाइन पे। और उसकी रेंज क्या होगी टी की, टी की रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल ए बी। एग्जैक्टली इसकी होगी क्योंकि टी जे से बिलोंग करता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इसकी रेंज जो होगी वो क्लोज इंटरवल ए बी होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने वो जो दो फंक्शंस लेने हैं। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन मैं लेता हूँ टू टी, सही, दूसरा फंक्शन लेता हूँ मैं जी टी, वो हमारे पास आ जाता है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ थ्री टी। तो सबसे पहले तो जब मैंने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, आप इन चीज़ों को समझें क्योंकि ये चीज़ों का बड़ा मज़ा आता है। एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले तो मैं दोनों फंक्शंस को क्या करवाऊंगा, माइनस कराऊंगा, टू टी माइनस थ्री टी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, अच्छा, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम। तो सुप्रीमम तो पिछले में आ गया था, कोई बताएगा कि इस फंक्शंस का मैक्सिमम हम कैसे फाइंड करते हैं। शायद इस तरह की चीज़ आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ी हो कि फंक्शंस का मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं। एनी आइडिया किसी को है, मतलब इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे होते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं कि हम तो पहले डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट, उसको किसके बराबर रखते हैं, जीरो के। अच्छा, जब जीरो के बराबर आ जाता है तो ओके, एक बात और डिस्कस करनी है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो इससे क्या मुराद होता है, आपको जो आप यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखते हैं तो जो आपके पॉइंट्स आते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। यही कह रहे होते हैं ना आप। अच्छा, वो जो स्टेशनरी पॉइंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उन पॉइंट्स पे क्या हो रहा होता है, क्या कोई फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है। बताएंगे कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है उन पॉइंट्स पर फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज होता है। नो सर,
नो। नो। ठीक है, अब आपको अंदाजा होगा कि ये हम करते क्यों हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँ कि जब हम ये अगर मैं ये फंक्शन बनाऊँ ना इस तरह से, ये वाला, तो आपको अंदाजा होगा कि ये पॉइंट्स पे ना तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, और सेकंड चीज़ कि यहाँ पे जो ही यहाँ आएगा तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहाँ पे आते ही ऊपर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हमें स्टेशनरी पॉइंट से क्या मिल जाते हैं, इंटरवल्स मिल जाते हैं। इंटरवल मिलने से क्या मुराद होता है कि हमें इंटरवल्स मिल जाते हैं कि जिन इंटरवल्स में फंक्शन क्या हो रहा होता है, इंक्रीज, और जिन इंटरवल्स में फंक्शन क्या हो रहा होता है, डिक्रीज। ओके, ये बात। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जब यहाँ से दो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो फिर हम लेते हैं उसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेकर जब हमारे पास आंसर आता है तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से जो फॉर एग्जाम्पल अगर T1 और T2 आया वो पुट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो उन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या दे रहा होता है, उस फंक्शन पे सॉरी उन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होता है, मिनिमम। और जहाँ पर अगर नेगेटिव आ जाए आंसर तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो जिस पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होता है तो वो पॉइंट हम भला किस फंक्शन में जाके पुट करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आता है उस फंक्शन का। F15। एग्जैक्टली जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में फंक्शन हम ले रहे होते हैं उसमें जब पुट करते हैं, ये एफएससी में सारा कंसेप्ट है, आप उसको रीड कर सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में, डेरिवेटिव वाले में। ठीक है, तो हम मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस करने का मतलब था कि बेसिकली हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं किसमें, कंटीन्यूअस स्पेस जो सी ए बी की ही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्क्रीट मीटर स्पेस। हम इसको डिस्क्रीट मीटर स्पेस जो है ये बड़ी अच्छे वाली स्पेस है, क्योंकि जब आप टोपोलॉजी में जाते हैं तो आप कहते हैं कि डिस्टेंस इज जीरो व्हेन x इज इक्वल टू y एंड डिस्टेंस इज वन व्हेन x नॉट इक्वल टू y। सो डिस्क्रीट मीटर स्पेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। जब आप इसको टोपोलॉजी में करते हैं तो टोपोलॉजी में वो तमाम वो वाली स्पेस आ जाती है जिसमें हमारे पास तमाम उसके पॉसिबल क्या आ जाते हैं, सब सेट्स आ जाते हैं, जिसमें वो तमाम सेट्स ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास स्पेसिस थी। ठीक है, तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये लाजमी कीजिएगा। ठीक है, आपके साथ में सोल्यूशन इनका शेयर करूंगा। ठीक है, कि शो दैट रियल लाइन इज अ मीटर स्पेस, इसको ये भी आपको पता है। डज ये डिस्टेंस डिफाइन ऑन अ मीटर, ये आपने इसको डिफाइन करना है कि क्या ये मीटर बनाता है। तो किस तरह से करेंगे, आप चार प्रॉपर्टीज लगा के चेक करेंगे। ये थर्ड वाला भी इसी तरह से। फोर वाला है फाइंड ऑल मीट्रिक ऑन द सेट एक्स कंसिस्टिंग ऑफ द टू पॉइंट्स कंसिस्टिंग ऑफ वन पॉइंट। तो अभी देखें अगला, लेट डी बी अ मीटर स्पेस आल कांस्टेंट। अगर हम कोई कांस्टेंट दे दें उसको डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस तरह के जिनके एमसीक्यूज आते हैं, क्या ये मीट्रिक बनाता है। अगर किसी मीट्रिक में कांस्टेंट को ऐड कर दें तो क्या वो मीट्रिक बनाएगा। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन जो हैं वो सारे हम सेंड कर देंगे। अगर एक एक एक्सरसाइज को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कवर करना सिलेबस को। तो ये मैं सोल्यूशन जो आप लोगों के साथ, ये भी क्या ये जो इंटीग्रेशन हमने साइन की है क्या ये बना रही होती है मीटर। ठीक है, अच्छा, नंबर 10 पे एक नई डेफिनेशन हमें मिलती है, व्हाट इज द हेमिंग डिस्टेंस। ठीक है, हेमिंग डिस्टेंस जो होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। कहता है लेट एक्स बी अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल ऑफ जीरो एंड वंस। ठीक, अभी हम देखते हैं इसको। शो दैट द एक्स कंसिस्ट ऑफ द 8 एलिमेंट्स एंड मीट्रिक डी ऑन एक्स इज डिफाइन एज। अच्छा, इसको इस तरीके से समझें क्योंकि ये आप में से कम लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा कोडिंग थ्योरी या क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये कायदे आज़म में ऑफर होते हैं, वहाँ पर हेमी डिस्टेंस यूज होता है। हेमी डिस्टेंस बेसिकली होता है जो बड़े कोड होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये वाला एक कोड है, ठीक है, इसको बाइनरी कोड कहते हैं। तो आपको पता है इनकी लेंथ सेम है। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों के सामने बाइनरी लिखी है ना, तो कोई बताएगा कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा अगर ये मैंने दो कोड लिखे हैं बाइनरी सिस्टम में। तो
तो हेमी डिस्टेंस हमें कहता है कि जहाँ पर ये डिफरेंट प्लेसेस होती हैं वो उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, बट यहाँ पर क्या है, सेम। यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ सेम है, यहाँ ये आगे सेम है। तो ये 1 2 3 4 कितना बन गया, 7। किसी ने 7 लिखा है, 7 बनता है या 5 बनता है? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 बनता है मेरे ख्याल में। यहाँ पर डिस्टेंस क्या बनेगा हमारे पास, 6 बनेगा। सही है। तो जस्ट यहाँ इसने डिफाइन करवाया है, इसकी ना तो कोई एक्सरसाइज है ना इसका कोई आगे वर्किंग चीज़ है कि क्या है हमारे पास, ठीक है। तो जस्ट इसको याद रखिएगा, व्हाट इज हेमिंग डिस्टेंस इन फंक्शन एसिड, या हमारे पास मीटर स्पेस में क्या होता है हेमिंग डिस्टेंस। आई थिंक सो सबको समझ आएगी होगी कि हेमिंग डिस्टेंस क्या है। सही है। तो अगर आप कोड बना लें, किसी नेम का बना लें, फॉर एग्जांपल अहमद नाम रख लें या कोई दूसरा, क्योंकि ये भी कोडिंग में यूज़ होते हैं, क्रिप्टो में यूज़ हो रहे होते हैं। तो दूसरा कोई इस तरह का कोई नाम अहमद रख लें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है डिस्टेंस है वो, क्योंकि आपने प्लेसेस डिफरेंट नोट करनी होती है, तो वो 1 बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, बस ये फंक्शनल में इतना यूज़ नहीं होगा, ये कोडिंग में यूज़ होता है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आगे होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसको भी माइंड में रखें कि जैसे हमने वहाँ पर रखी थी कॉम्प्लेक्स में, ताज़ा ताज़ा रखी थी कुछ इनइक्वालिटीज़ को जहन में, अगर आपको याद हो क्या रखा था, Z1 माइनस Z2 की जो मॉडुलस वैल्यू होती है, दैट इज ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2, कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी थी, आई थिंक सो। सही। तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस की है कि अगर हमारे पास मीट्रिक्स हैं तो उनमें इनइक्वालिटीज कैसे आती हैं, तो इनको जहन में रखिएगा। सही हो गया। आगे आता है कि फर्दर हम एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहले सीक्वेंस स्पेस एस, ठीक है। अब देखें कि ये सीक्वेंस स्पेस एस क्या होती है। ये एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें बॉन्डेड भी सीक्वेंसेस आ जाती हैं और अनबॉन्डेड भी आ जाती हैं, ठीक हो गया। अब मेरी बात यहाँ पर गौर से सुने कि अगर बॉन्डेड और अनबॉन्डेड आ जाती हैं तो इसका मतलब है जब बॉन्डेड ही होंगी तो वो एल इन्फिनिटी में चली जाएंगी, और आपको पता है एल इन्फिनिटी में डिस्टेंस सुप्रीमम वाला डिफाइन है, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर जो सम सॉरी सीक्वेंसेस का डिस्टेंस है वो समेशंस के साथ डिफाइन है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो सम है क्या ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक। मुझे बताएं कि अगर ये सम जो है ये अगर करता हो, क्वेश्चन है अगर ये करता हो डाइवर्ज, सही, तो ये डिस्टेंस पे क्या फर्क आएगा, क्या ये फिर हम डिस्टेंस ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि ये जो सम है ये ऑलवेज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर ये कन्वर्जेंट ना हो ये सम, तो फिर कभी भी हम इसको डिस्टेंस में ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो एक आंसर ही नहीं मिलेगा, हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, नॉट डाइवर्ज। सो ये वाला इसमें डिस्टेंस डिफाइन है। अगर आपने इसको प्रूव करना है कि ये वाकया ही एक मीट्रिक स्पेस है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको करते होते हैं 4 एक्सियम लगाते हैं, ठीक है। तो 4 एक्सियम का आपको पता है कि इसको पहले प्रूफ करते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं कि ये वाकया पॉजिटिव है। कैसे, आपको पता है ये भी पॉजिटिव होती है वैल्यू, ये भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसका जब हम क्वेश्चन लेंगे वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 1/2 की पावर भी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, फिर हमने इसको 0 के बराबर आके देखना होता है, एंड सो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास प्रोबिट्स, हमें कौन सी स्पेस ले रहे हैं, एस स्पेस, हाँ सीक्वेंस स्पेस एस, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, बॉन्डेड भी आ जाती हैं और अनबॉन्डेड भी आ जाती हैं, बॉन्डेड प्लस अनबॉन्डेड, ठीक हो गया। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद
हमारे पास आगे आता है स्पेस बी ऑफ ए ऑफ बॉन्डेड फंक्शन। अब इससे क्या मुराद है? बाय डेफिनेशन ईच एलिमेंट जो हम लेते हैं बी ऑफ ए से इज अ फंक्शन डिफाइंड एंड बॉन्डेड ऑन अ गिवन सेट ए। सही हो गया। अब क्या इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमारे पास ये बी ऑफ ए ये होता है कि इसमें हम फंक्शंस लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं? फंक्शंस ऑन अ गिवन सेट ए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक कौन सा ले लें, सेट ए ले लें, यहाँ पर भी सेट ए ले लें और उसके बिटवीन हम फंक्शन डिफाइन करें एफ। ओके, अब हमने क्या करना है, हम क्या ये रहे हैं कि हम इसमें वो वाले फंक्शन लेते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ठीक हो गया। तो फंक्शंस के बाउंडेड होने से क्या मुराद है कि अगर फंक्शंस की एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, अगर उसके लिए एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा है कि जिससे वो ऑलवेज क्या रहता है, लेस रहता है, तो दैट इज मीन कि ये जो फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन होगा, दैट इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए। ये क्या होगा? ये बाउंडेड फंक्शन होगा। और हमने जब, जाहिर बात है, ये जो स्पेस बनेगी बी ऑफ ए, तो इसमें हमारे पास फंक्शन पड़े होंगे किस तरह के, एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जी ऑफ टी, एम ऑफ टी। तो ये सारे किस तरह के फंक्शंस हैं? दैट आर डिफाइंड इन अ सेट ए, और ये क्या है, बाउंडेड है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वेयर द सुप्रीमम डिनोट क्या करता है? सुप्रीमम आपको पता है क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो ये बी ऑफ ए बी से क्या मुराद है यहाँ पे, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप जो सेट ए ले रहे हैं दैट इज अ सबसेट ऑफ आर। सही। क्या आप यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल यूज कर रहे हैं? अगर आप ये वाली नोशंस को यूज कर रहे हैं तो है वहां पर भी फंक्शन ही। ठीक हो गया। तो इसको याद रखिएगा कि हमारे पास, फिर से याद रखिए, एल इन्फिनिटी में किस तरह से डिफाइन था, सुप्रीमम के साथ। सही हो गया। फिर आप लोगों के पास कंटिन्यूस फंक्शन में मैक्सिमम के साथ था, और सीक्वेंस स्पेस जो हमने ऐसे ली उसमें हमारे पास क्या था? उसमें हमारे पास 1/2 जे की फॉर्म में। और ये जो स्पेस हम ले रहे हैं इसमें फिर दोबारा से सुप्रीमम की फॉर्म में, क्योंकि अच्छा, ये वाली स्पेस को जरा पढ़ के देखिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस, एल पी स्पेस। ठीक है। अच्छा, एल पी स्पेस क्या होती है? एल पी स्पेस वो वाली स्पेस होती है कि अगर हम जो पी है उसको ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लेते हैं, बी फिक्स्ड रियल नंबर, हम इसको आगे जाके एल टू भी बोलेंगे, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस बन जाती है एल टू जो है। सही है। अगर हम पी को 2 ले लें तो हम कहते हैं कि बाय डेफिनेशन ये स्पेस क्या होती है कि अगर हम एक सीक्वेंस ले लें, वो कहता है ईच एलिमेंट इन एल पी इज अ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीक्वेंस ले लें जाई जे, तो जाहिर बात है मैंने एक एलिमेंट उठाया कहाँ से, एल पी से। ठीक। इसका पहला एलिमेंट जाई वन, जाई टू, जाई थ्री। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इसकी टर्म की जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू पावर पी लेते जाएं, जाई टू की पावर पी, जाई थ्री की पावर पी, अगर ये वाली जो सीक्वेंस है, ठीक है, सम जो, सॉरी 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 सम, अगर ये कर जाता है कन्वर्ज, तो ये जो जाई जे होगा दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ एल पी। सही हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं। जवाब भाई रिपीट कीजिएगा। अगर हम एक सीक्वेंस लेते हैं तो सीक्वेंस के मतलब बात करने का है, जैसे एल इन्फिनिटी में भी हर एलिमेंट जो था वो सीक्वेंस थी, तो एल पी में भी हर एलिमेंट क्या होगा, सीक्वेंस होगी। बट वो सीक्वेंस कैसी थी कि वो सीक्वेंस बॉन्डेड थी। अब ये सीक्वेंसेस के हमने एलिमेंट्स को लिखा जाई वन, जाई टू, जाई थ्री। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास जाई वन की पावर पी प्लस जाई टू की पावर पी प्लस जाई थ्री की पावर पी, ये बेसिकली जाई जे जो है ये एक सीक्वेंस है, इसके एलिमेंट्स है। अगर ये सम जो है ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने से क्या मुराद होता है कि कोई एक फाइनाइट आंसर मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो होगी, ये वाली सीक्वेंस होगी दैट विल द एलिमेंट ऑफ एल पी स्पेस। तो इस स्पेस में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे, ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है कि जिसका जो सम होता है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। सही हो गया। अब जो सेट ऑफ, जाई वन जाई टू भी सीक्वेंस होंगे। नहीं नहीं, जाई वन जाई टू जो हैं वो बेसिकली एलिमेंट्स होंगे।
समझ, मतलब ये वाली सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस है, ये उसके एलिमेंट्स हैं आगे। मतलब एलिमेंट्स कैसे आते हैं, जब हम नेचुरल नंबर उसमें पुट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस हो xn इज इक्वल टू 1/n, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा 1/2, दूसरा क्या आएगा 1/3। समझ आ रही है ना। अगर इनका ये जो सम है 1/4 1/5, ये अगर क्या आता है फाइनाइट आता है, कन्वर्ज करता है, तो दैट्स मीन कि 1/n विल बी द एलिमेंट ऑफ एल पी स्पेस। समझ आ गई इस चीज की। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा डीपली समझें कि इनके एलिमेंट्स क्या हैं और ये किस तरह से कन्वर्ज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों से पूछनी है कि सेट ऑफ नेचर नंबर 1 2 3 4 5 6, क्या अगर हम इसमें अगर सम ले लें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन, तो ये किसके बराबर होता है। नेचर नंबर का जो सम होता है ये किसके बराबर होता है। नेचुरल नंबर की n into n plus 1/2. इन्फिनिटी तक जाना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड चलते जाना है। तो क्या होता है इसका सम। है किसी के माइंड में। Infinity होगा। ओके, दिखने में तो हमें इन्फिनिटी लगता है, मुझे भी इन्फिनिटी लग रहा है, कोई शक नहीं है। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि ये -1/9 है। मुझे पता है आप कहेंगे ये कैसे, पर इसका आप लोग लाजमी तौर पर इंटरनेट पे प्रूफ देखिएगा कि आपको क्या मिलता है। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि ये किस तरह से इन्फिनिटी जो टर्म्स है इनका सम -1, लेकिन उसने प्रूफ किया है, अभी तक पढ़ा है। तो आप इसको देखिए -1/9 या कुछ इस तरह से है, तो देखिएगा लाजमी कि ये किस तरह से है। ठीक है, बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वैसे एक जवाब भाई, इसमें तो नेगेटिव जी वाली नहीं आती। जी जी, इसमें तो नेगेटिव वाली। यही तो मसला है, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि मुझे भी नहीं लगता कि -1/9 होगा, लेकिन मैथमेटिक्स है ना, इसको देखिएगा जरा कि ये मैंने बात ठीक बोली थी या गलत थी। प्रूव किया एक मैथमेटिशियन है, तो इसको देखिएगा कि हाउ दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो -1/9 या कुछ इस तरह से है, लेकिन नेगेटिव है, लाजमी लिखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्टेंसेस में एलपी में जो डिफाइन करवा रहे थे वो इसको ज़रा देखिएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा काम आएगा आगे जाके हमारे, जब हम डिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं। बेसिकली इन्हीं डिस्टेंस की बेस पर हम नॉर्म स्पेस का जो डिस्टेंस वहाँ पर डिफाइन करते हैं वही करते हैं। तो हम कह रहे होते हैं कि यहाँ पर दो टर्म्स की पावर जब हम उनको माइनस करते हैं पी और उनका सम लेकर 1/p, सही है। तो अगर हम इसी को हिल्बर्ट स्पेस बना दें, हिल्बर्ट स्पेस से मुराद क्या होता है कि पी को हम फिक्स कर लें कहाँ से कहाँ, जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और जाई जे माइनस ये चीज इसकी पावर 2 और 1/2, मतलब ऊपर एंड रूट आ -1/, हाँ इसका सम जो है -1/12 है। तो इसको चेक करिए, वो जो पहले मैं बता रहा था नेचुरल नंबर का, तो वो देखिएगा, आपको प्रूफ भी मिलेगा। ठीक है, मेरे पास बैठे हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, आगे देखें। आगे इनक्वालिटीज को याद रखना है, व्हाट इज ऑक्सिलरी इनक्वालिटी, व्हाट इज होल्डर इनक्वालिटी एंड व्हाट इज कोस्की इनक्वालिटी एंड व्हाट इज ट्राइंगुलर इनक्वालिटी, सही। अच्छा, तो उन इनक्वालिटीज की बेस जो चीज करती है वो क्या करती है, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स को समझने के लिए यही काफ़ी है कि हम कहें कि अगर हम दो नंबर्स पी एंड क्यू लें जो हमारे पास 1 से ग्रेटर होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उनका जो अगर फॉर एग्जांपल 1/2 + 1 ओवर ये, हाँ एक सेकंड, हम डिफाइन करवाते हैं कि 1/p + 1/q इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं पी एंड क्यू, सही, तो दैट्स मीन कि पी एंड क्यू जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि p जो है वो मैं 4 ले लूं, तो इसका कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स क्या होगा, तो आपने 4 ही उसमें पुट करना है। 1 तो q इज इक्वल टू 1, तो 1/q इज इक्वल टू 1 - 1/4, तो ये हमें क्या मिलेगा 3/4। 4/3। तो क्या आ जाएगा q इज इक्वल टू 4/3। मीन, हाँ जी 4/3 मीन्स के जो यहाँ पर
हमारे पास नंबर इस इक्वालिटी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, दैट्स मीन के वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। तो ये क्यों डिफाइन यहाँ पर करवाया गया है, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी ये हमने तीनों इनक्वालिटीज को प्रूव करना है, अगर आप इसको, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का इस वक्त पार्ट नहीं है, हम डिटेल से इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ये जो चीज़ें हैं ये अंडर डिस्कशन अगर करें तो इनको तकरीबन आधा घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको इनक्वालिटीज़ को देखते हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो इनक्वालिटी यहाँ पर है ये कौन सी है, होल्डर इनक्वालिटी है, ये हमारे पास कौन सी है, काशी श्वार्ट्ज इनक्वालिटी है, जिसमें हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर ये वाली इनक्वालिटी जो है ये कौन सी है, मिनकोस की इनक्वालिटी है। तो इनका देखें डिफरेंस क्या है इनक्वालिटीज़ का, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पता चले तो ये वाली जो इनक्वालिटी है ये आपकी कौन सी स्पेस वाला डिस्टेंस यहाँ यूज हो रहा है, तो बताएगा। अगर आप LP space. एग्जैक्टली यहाँ पर एल पी, अगर आप उसी पी को 2 कर दें, पी इज इक्वल टू 2 कर दें, तो फिर वही जो होल्डर इनक्वालिटी है वो क्या बन जाती है, पी और क्यू को 2 कर दें, दैट इज काशी श्वार्ट्ज इनक्वालिटी। तो इन चीज़ों को देखें, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि आपके पास क्या बनता है कि यहाँ पर आप मिनकोस की इनक्वालिटीज किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उसका प्रूफ करते हैं। बट यहाँ प्रूफ के अभी तो दिन नहीं है आपके करने के, आप जस्ट इनको देखिएगा। एंड नेक्स्ट वन इज, हाँ यहाँ प्रॉब्लम शीट में यहाँ पर भी हमारे पास डेफिनेशन आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बकाया क्वेश्चन हैं वो हम खुद ही करेंगे। मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा, जिसके पास खुद नहीं है वो मेरे साथ शेयर कर दूंगा, आगे कर दूंगा। अच्छा, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है कि फाइंड अ सीक्वेंस व्हिच कन्वर्ज टू 0 बट इज नॉट इन एनी स्पेस एलपी, ठीक है। तो ये चीज़ को देखिएगा कि एक सीक्वेंस है जो कि 0 को कन्वर्ज करती है बट इज नॉट इन एनी स्पेस एलपी। इसका मतलब ये है कि उसकी पावर अगर हम लें इस तरह, पहले एलिमेंट की पावर p, दूसरे एलिमेंट की पावर p प्लस तीसरे एलिमेंट की पावर p, तो वो कह रहा है सीक्वेंस तो जो थी वो तो कन्वर्ज कर रही थी 0 को, बट उसका जो ये पावर लेने से वो जो सम है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। दैट्स मीन कि फिर अगर कन्वर्ज नहीं कर रहा तो वो फिर एलपी में नहीं जाएगी। तो हमने उसकी क्या ढूंढनी है यहाँ पे, सिंपल एग्जांपल ढूंढनी। अगर हमें एग्जांपल मिल जाती है तो दैट इज गुड, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेशन के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी सेट के डायमीटर से क्या बना रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ठीक है, हमने इसका सेट है, एक सर्कल है, तो इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर क्या है कि अगर हम यहाँ से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस नहीं करें तो वो ये आएगा, यहाँ से 2 का करें तो ये आएगा, यहाँ से करें तो वो ये आएगा। तो इस तरह से हम हर तरफ से पॉइंट्स का डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, तो वो वाला डिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ये वाला भी डिस्टेंस, ये वाला भी डिस्टेंस और ये वाला, तो इनमें से सर्कल में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा होता है, कौन से वाली लाइन का डिस्टेंस ज़्यादा होता है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। मिड वाली लाइन का. जो ऐसी लाइन जो कहाँ से गुजर के जाती है, सेंटर से गुजर के जाती Origin से. है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से गुजर के जाती है, दैट इज डायमीटर। ओके, अच्छा, अब इसकी डेफिनेशंस को भी समझें कि हमने तमाम डिस्टेंसेस लेने हैं, फिर बाद में उसका क्या लेना है, सुप्रीमम। सही, सुप्रीमम जब लेना है दैट विल बी द डायमीटर ऑफ दैट सेट ए। सही हो गया। अब यहाँ पर तो मैंने सर्कल से समझाया है, बट हमारे पास सेट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ए इज टू बी बॉन्डेड, देखें कितना अच्छा रिजल्ट है। कब सेट ए जो है वो बॉन्डेड होगा, जबकि इसका डायमीटर क्या होगा, फाइनाइट होगा। समझ आई, फाइनाइट। तो हमें सिंपल पता चल जाएगा तमाम डिस्टेंसेस में। तो अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो यहाँ से इससे ये भी इम्प्लाइज है कि जो डायमीटर ऑफ ए होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है कि शो दैट, आप शो करें कि डायमीटर क्या होता है, 0 होता है इफ एंड ओनली इफ ए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉइंट। सिंपल बात है,
कि अगर सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से सिंगल पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। जीरो होगा तो डाया, फिर जितने मर्जी डिस्टेंस लेते जाएं तो डायमीटर क्या आएगा, मैक्सिमम उसका सुप्रीमम क्या आएगा, जीरो। सही है। तो इन चीज़ों को देखिए। आगे डिस्टेंस बिटवीन सेट्स, अगर यहाँ पर एक सेट पड़ा है और यहाँ पर एक सेट पड़ा है, आपको पता है हम सेट का यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, बट हमने जब दो सेट्स का डिस्टेंस देखना है तो वो सबसे क्या होता है, उसका इन्फीमम होता है। बात समझ आई। दो सेट्स का डिस्टेंस किस तरह से डिफाइन होता है, उसके इन्फीमम के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि अगर इंटरसेक्शन दो दो सेट्स का नॉन एम्प्टी है, मतलब कि दे आर ज्वाइंट, तो उनका शो करें कि जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, नहीं डायमीटर या डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस उसका जीरो होगा। व्हाट अबाउट द कन्वर्स, क्या इसका कन्वर्स टू होगा कि अगर दो सेट्स का डिस्टेंस जीरो हो तो मतलब बात करने का मतलब है कि अगर दो सेट्स का डिस्टेंस जीरो हो तो क्या उसका मतलब ये होता है कि वो ज्वाइंट होते हैं, क्या वो डिसज्वाइंट हो सकते हैं। नहीं, कन्वर्स नहीं ट्रू। एग्जैक्टली ये आपको जब मैं सोल्यूशन सेंड करूंगा वहां पर एग्जांपल मिलेगी कि जहां पर आपका डिस्टेंस तो जीरो हो रहा होगा इस तरह, क्योंकि फिर आपको कह रहा हूँ, आप यहाँ पर सेट्स की बात कर रहे हैं तो सेट्स में फिर अगर फॉर एग्जांपल एक सेट आप कौन सा लेते हैं, एल पी लेते हैं, दूसरा सेट आप कौन सा लेते हैं, एल इंफिनिटी लेते हैं, तो इनका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इनके दरमियान सीक्वेंसेस आएंगी, तो दो सीक्वेंसेस के दरमियान डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनकी इंटरसेक्शन देखें तो वो आपको क्या मिलेगी, वो आपको एम्पीटी भी मिल सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को देखिएगा लाजमी तौर पे, क्योंकि ये क्रेजिंग की खूबसूरती यही है कि इसके जो प्रॉब्लम शीटें हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि डिस्टेंस जो किसी पॉइंट का किसी सेट के साथ है वो भी किसके साथ है, क्योंकि आपने जिस पॉइंट का फॉर एग्जाम्पल एक्स का डिस्टेंस लेना है इस सेट से, तो आपको इसको तो फिक्स रखना पड़ेगा ना, तो बकाया आप इसका यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो लेकिन आप वो वाला डिस्टेंस लेंगे दैट विल बी द इनफिमम, जो सबसे कम होगा। तो ये चीज़ें विजुलाइज करवाने के लिए मैं जस्ट आप लोगों के सामने रखता हूँ, अदरवाइज तो हम बड़ी स्पेसिस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी मीट्रिक स्पेस होती है कि अगर डी को हम मीट्रिक पहले से कह रहे हैं तो प्रूव करें कि ये मीट्रिक है, तो यस मैंने इसको प्रूव किया हुआ है, मुझे पता है ये मीट्रिक है, और आपने इसको प्रूव करना है क्या ये बॉन्डेड है। ठीक है, तो आप इसका हवाला दे के इसको कर सकते हैं। ठीक है। शो दैट ए यूनियन ऑफ टू बॉन्डेड सेट ए एंड बी इज अ बॉन्डेड सेट। तो अगर शो करें कि यूनियन ऑफ टू बॉन्डेड सेट ए एंड बी इन अ मीटर स्पेस, अगर आप दो सेट्स यूनियन में जो बॉन्डेड हैं तो उनकी यूनियन भी क्या होगी, बॉन्डेड होगी, तो प्रोडक्ट आगे आ जाती है मीटर स्पेस। तो ये डेफिनेशन है मीटर की। ठीक है, सम किया है, प्रोडक्ट लिया है, फिर उसके बाद ये मैक्सिमम लिया है, फिर इसको प्रूफ करना है कि क्या ये क्या है, मीटर स्पेसिस हैं या नहीं है। ठीक है। तो जस्ट हमारा आज का जो टॉपिक था वो जस्ट हमारा कहाँ था, एक डिफरेंट स्पेसिस की स्टडी करना, और हमारे पास ये जितनी भी प्रॉब्लम शीटें हैं इसकी दो इनको डिस्कस करना। तो कल इंशाल्लाह, आज हमारी स्पीड स्लो थी क्योंकि हम स्पेसिस को पढ़ रहे थे, तो कल हमारी स्पीड थोड़ी सी, कल हम चैप्टर नंबर 1 को फिनिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में कल जो ज़्यादा पार्ट है वो कौन सा है, क्योंकि वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। टोपोलॉजी, व्हाट इज ओपन सेट्स, व्हाट आर क्लोज सेट, व्हाट आर नेबरहुड, तो ये सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं। तो फिर एक दफ़ा देख लेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स हैं हमारे सामने, शायद हमारे इल्म में थोड़ा इजाफा हो जाए। व्हाट आर कंटिन्यूस फंक्शंस, ये भी हमने चीज़ें उधर पढ़ी हुई हैं। व्हाट इज़ कंटिन्यूस मैपिंग, तो ये चीज़ों का हम इंशाल्लाह कल, ये सारा अकोमोडेशन पॉइंट क्या होती है, ये बेसिकली वही लिमिट्स पॉइंट्स का सेट होता है, ड्राइव सेट। एंड ये भी मैंने डेफिनेशन शायद उधर बताई थी कि कोई सेट डेंस और काउंटेबल हो तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, स्पेस, सेपरेबल स्पेस बन जाती है। तो कल इंशाल्लाह, कल हमारे पास हम ज़्यादा जो टाइम है वो देंगे उसको काशिश सीक्वेंसेस को, और हम देखेंगे कि कोई जो हर का क्या था एक रिजल्ट, कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशिश सीक्वेंस होती है, इस हर काशिश सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, इस तरह से रिजल्ट है। तो अच्छा, हर काशी सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, लेकिन इसका कन्वर्स देखेंगे, फिर हम कंप्लीट
मतलब मेरी बात अगर आप माइंड में लेकर आए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कंप्लीट स्पेस। तो इसको भी हम कल काफ़ी टाइम देंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट अच्छी तरह से हम ले लेते हैं तो फिर सेकंड थर्ड और आगे फंक्शनल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इन्हीं जो है कंसेप्ट की बेस पे आगे चलता है। सिर्फ सेट को चेंज करते हैं, यहाँ मीटर स्पेस है, आगे हम उसी को वेक्टर स्पेस को एक्सटेंड करके नॉर्मल स्पेस बना लेंगे, फिर उसी से इनर कोऑर्डिनेट स्पेस। तो इस तरह से फंक्शनल का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाता है थर्ड चैप्टर से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, नहीं तो हम मीटिंग एंड करते हैं। भाईजान कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड होते हुए कन्वर्जेंट हो सकती है? कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड होते हुए कन्वर्जेंट हो सकती है? नहीं, अनबाउंडेड अगर सीक्वेंस हो तो वो तो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, ये तो पक्की बात है। आई थिंक ऊपर एक हमने एल पी या एल इंफिनिटी स्पेस एक पढ़ी, उसमें बाउंडेड प्लस अनबाउंडेड सीक्वेंस की बात हो रही थी। तो जब अनबाउंडेड की बात होगी तो आपने बताया था कि ये मीट्रिक के लिए कन्वर्जेंट होना लाजमी है, तो फिर वो थोड़ा सा एरर नहीं आ जाएगा? अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा मैं आपकी बात तो समझ गया हूँ बिल्कुल। बताता हूँ आपको आपका क्वेश्चन क्या है और मैंने क्या किया। आई थिंक आप सीक्वेंस स्पेस एस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ही मैं जा रहा हूँ। जी इधर थी एक। एक मिनट, ये वाली ऐसे ही है ना, बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड। जी अच्छा, ये इधर यहाँ पर बाउंडेड है। वही चीज़ है ना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने, मैं ये कह रहा था कि यह बॉन्डेड और अनबॉन्डेड तो बेसिकली एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? एलिमेंट्स, ठीक हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल जब ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो सम वाला डिस्टेंस है, अगर हम इसको देखें ना तो ये ऑलवेज क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। लेकिन इसका तो यहाँ पर कोई तल्लक नहीं है, ये तो बाद में हम क्या करेंगे, उनके दो एलिमेंट्स को पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे बॉन्डेड हो या अनबॉन्डेड हो, लेकिन ये जो सम हमने इस तरह से डिफाइन करवाया है कि ये सम ऑलवेज क्या करेगा, सम की बात कर रहा हूँ, सम ऑलवेज क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। अब बात समझ आई आपको? वो है सिंपल दो जी एलिमेंट, जी एलिमेंट्स को पुट करने से ये जो सम हमने डिफाइन करवाया है, ये इस तरह का डिस्टेंस है कि ये ऑलवेज कन्वर्ज करेगा, उसका तलक बॉन्डेड हो या उसके अनबॉन्डेड से नहीं है। समझे हैं बात को इसको? जी जी। ठीक है, ओके ओके, ये थैंक यू। बात है। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। क्वेश्चन नहीं है, किसी के माइंड में कोई और बात आती है तो वो भी यहाँ पर बता दिया करे, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर मेरा तो पढ़ाना नहीं है, डिस्कशन करना है, कि ताकि जो चीज़ें आपको आती हैं मुझे पता चल जाएं, जो मुझे आती हैं आपको पता चल जाएं। तो अगर नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये लिखा है व्हाट कैन वी से अबाउट द डायमीटर ऑफ एम्प्टी सेट, इज इट जीरो? देखें, डायमीटर ऑफ एम्प्टी सेट, तो आप जब डिस्टेंस को डिफाइन करवाते हैं तो मेरे ख्याल में जो आप सेट ले रहे होते हैं वो नॉन एम्प्टी ले रहे होते हैं, क्योंकि आप जब मीटर की बात कर रहे होते हैं हमारा, तो मीटर में भी आप कह रहे होते हैं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सो हम यहाँ पर एम्प्टी सेट के बारे में तो कुछ डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, मीटर वगैरह तो हम कुछ नहीं कह सकते। अंडरस्टैंड ये चीज़, कि हम सेट फंक्शन बनाते वक्त, या क्योंकि फंक्शन है बेसिकली मीटर, तो तब भी हम नॉन एम्प्टी ही लेते हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम एक और चीज़ आपके सामने रखूं कि सुप्रीमम और इंफीमम अगर देखें ना आप, माइनस इन्फिनिटी, नहीं वो हमारे पास सुप्रीमम और इंफीमम की बात होती है, नहीं वो और चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक और चीज़ आप देखें कि सुप्रीमम ऑफ, अगर आप बात करें एम्प्टी सेट, फॉर एग्जांपल अगर आप एम्प्टी सेट ले लें यहाँ पे, जैसे कि हमारा ने पूछा, इसका अगर हम सुप्रीमम बात करें तो सुप्रीमम जो इसका आएगा वो हमारे पास आता होता है नेगेटिव इन्फिनिटी। और अगर आप इसके इन्फीमम की बात करें तो वो आती है पॉजिटिव इन्फिनिटी। बट हो ये कैसे है, आप इसको लाजमी तौर पे देखिए, ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी कि ये आपके लिए कैसे है। ठीक है, तो ये लाजमी देखिएगा, जो हमने आज दो चीज़ों को देखा है।
तो ये इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कि जब आप लोग इसको इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको इसके डिफरेंट रिजल्ट्स नजर आएंगे, तो फिर आपको सर्च करते हुए भी मजा आएगा और जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा तब भी आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। सही है, चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।